नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपना आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने अपने आखिरी लेक्चर में क्या सीखा था। हमने ये देखा था कि हम अणु क्या होते हैं, हमने अणु जाने थे, अणु क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि आयन क्या होते हैं अणु, और हमने आयन जाने थे, आयन क्या होते हैं। अणु और आयन जानने के बाद हमने अपने रासायनिक सूत्र बनाए थे कि रासायनिक सूत्रों को लिखने का क्या नियम होते हैं। हमने वो देखा था कि पहले धातु लिखते हैं, फिर अधातु लिखते हैं, संयोजकता क्या होती है उसकी। उसके बाद हम संयोजकता और प्रतीक लिखने के बाद हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, जिससे हमारे रासायनिक सूत्र जो है वो बन जाते हैं। तो हमने ये सब तो इतना यहाँ तक सीख लिया है। अब आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं। आणविक द्रव्यमान जैसे हमने अपने परमाणु के द्रव्यमान इकाई देखी थी, उन्हीं को ही यदि हम ऐड कर दे, उनसे हमारा अणु बनता है, तो उसी को ही हम उनके द्रव्यमान को यदि ऐड कर दे तो उनसे हमारे आणविक द्रव्यमान बन जाएंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि मेरा HCl हो गया, इसके आणविक द्रव्यमान जो होता है वो ये हमारा क्या है, यौगिक है, और यौगिक किससे मिलके बना होता है, अणु से। यौगिक के अंदर अणु होते हैं, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो आणविक द्रव्यमान कहलाया जाएगा। तो मैं इसका कहती हूँ, इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है ना, वो 1U प्लस 35.5U, इससे मिलके 36.5U आता है। तो ये कैसे आया वो हमें आज यही समझना है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोल संकल्पना क्या होती है, कि मोल क्या होता है। मोल भी एक यूनिट होती है, तो वो किस चीज की यूनिट होती है, किसकी इकाई होती है। तो आज हम यही सब सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, उससे पहले जैसे कल मैंने आपको हमने रासायनिक सूत्र बनाने सीखे थे कि कैसे बनते हैं। उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारी क्या होती है, संयोजकता होती है। और जो संयोजकता होती है मतलब उनकी वैलेंसी, वो क्या होती है कि वो एक दूसरे से मिलने की उनकी कितनी क्षमता होती है, ठीक है, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। और फिर मैंने कहा था कि हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रतीक लिखते हैं और फिर उसके नीचे उसकी संयोजकता लिखते हैं, ठीक है, और हम उनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ऐसे करते थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आप ये कहाँ से लिख रहे हो। तो देखिए, ये जो चीज होती है ना, मैंने कहा था यदि आयन दिया हुआ है, उस आयन के ऊपर जितना भी धनात्मक या ऋणात्मक होता है वही उसकी संयोजकता होती है। तो अब देखिए, ये हमारे कुछ आयन है और ये उनकी कुछ, ये देखिए वैलेंसी लिखी हुई है ना, ये वैलेंसी का मतलब हो गया उनकी संयोजकता लिखी हुई है, ठीक है। और ये आयन का नाम हो गया, ये आयन हो गए, ठीक है, और ये उसका प्रतीक हो गया। तो इस प्रकार हम इनसे क्या कर सकते हैं, अपने रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको किसका सूत्र बनाना सिखाया था, कल हमने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम, ये हो गया, इसका प्रतीक क्या लिखा हुआ है, इसके प्रतीक के ऊपर ये मत लिखिए, जो हम इसके जो आयन के हम वो लिखते हैं, क्या नाम है इसका, जो आवेश है वो मत लिखिए प्रतीक में, तो केवल मैग्नीशियम लिखिए। तो मैग्नीशियम लिख लिया था। फिर हाइड्रोक्साइड ढूंढते हैं, चलो देखिए ये हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ लिख दिया। इसको हमने कहा था जब जो हमारे वो होते हैं बहुपरमाणु होते हैं, उनको हम कष्टक में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फिर देखिए मैग्नीशियम की जो संयोजकता हो गई 2 हो गई, हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड की जो संयोजकता हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि एक वाले क्या है, एक वाले ये सब एक वाली संयोजकता की है, हमने ये 1 लिख दिया। इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो क्या हो जाएगी MgOH का होल ट्वाइस, इस प्रकार है, ठीक है। तो इस टेबल से हम सबकी संयोजकता और सबका प्रतीक हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये टेबल आपके बहुत काम आएगी, हम इसकी मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने आज की बातें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे परमाणु से ही तो हमारे अणु बनते हैं ना, उसी प्रकार जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु के द्रव्यमानों को, ठीक है, द्रव्यमानों को यदि जोड़ दिया जाए, जोड़कर हमारे अणु का द्रव्यमान बनता है, अणु का द्रव्यमान निकलता है, द्रव्यमान,
मान निकलता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यही बताया गया है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो होता है उसके सभी संघटक मतलब उसके जितने भी परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमानों का योग होता है कि यदि परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए तो उसी से हमें आणविक द्रव्यमान मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब आप पूछ रहे होंगे कि परमाणु के द्रव्यमान क्या होते हैं। तो जैसे हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होती है वो अपने पिछले लेक्चर में हमने अपने दूसरे लेक्चर में सीखा था कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है। उसके बाद वो परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो किस प्रकार से निकाले गए थे कि हमने कार्बन 12 के आइसोटोप का 12वां हिस्सा जो होता है वो ले लिया था, उसका सिद्धांत मान लिया था। उसी के सापेक्षिक हमने अपने सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को निकाला था। तो वो जो द्रव्यमान निकल के आता है ना वो आता है हमारा ये कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन उसका एटॉमिक मास मतलब उसका जो परमाणु इसको बोलेंगे परमाणु। ठीक है, द्रव्यमान किसमें यू में हमने कहा था ना कि जो एमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट वो यू में बदल गई थी तो वो यू में लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का होता है 1U, हीलियम का 4U, लिथियम का 7U, बेरिलियम का 9U, बोरोन का 11U, कार्बन का 12U। तो इसी प्रकार जो होता है वो हमने 20 एटॉमिक नंबर तक हमने सबके निकाल लिए होते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो आपको ये अच्छा रहेगा कि अगर हमें 20 तक तो कम से कम याद रहे। ठीक है, 20 तक परमाणु द्रव्यमान यदि हमें याद रहे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं भी याद रहते तो हमें क्या होता है कि प्रश्न में दिया होता है परमाणु द्रव्यमान, पर जैसे कुछ कुछ हमारे जो होते हैं ना साधारण से जो हमारे परमाणु होते हैं उनको याद होना चाहिए। तो इसके याद करने की ना ऐसी एक ट्रिक होती है। देखो वैसे तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी है वो जो ट्रिक है वो सब में लगता है, पर फिर भी हम अधिकतर जो हमारे परमाणु होते हैं उनमें ये ट्रिक लग जाती है। जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका द्रव्यमान जो है वो भी 1 है। हीलियम का मतलब जितने भी इवन नंबर वाले होते हैं ना उनका तो डबल कर दो, द्रव्यमान दुगना हो जाता है। उनके एटॉमिक नंबर से उनका जो द्रव्यमान होता है वो दुगना हो जाता है। और जो हमारे ऑड नंबर होते हैं उनका क्या होता है उनके एटॉमिक नंबर से उनका जो द्रव्यमान होता है वो दुगने में एक और ऐड कर दो तो उतना निकल जाता है। जैसे हीलियम का क्या हो जाएगा 2 into 2 4 हो गया, लिथियम का क्या हो गया 3 into 2 क्या हो जाएगा 6 plus 1 7 हो गया। कहा ना। अब देखो 3 क्या होता है ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर का क्या करेंगे कि उसका दुगना कर दो और दुगने में एक और ऐड कर दो तो वो उसका द्रव्यमान आ जाता है। और इवन में क्या होता है इवन में उसका केवल दुगना कर दो तो वो उसका द्रव्यमान आ जाता है। तो इस प्रकार जो होता है ये कुछ तकनीक होती है जिससे हम याद रख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये तकनीक सब में लग जाए। ठीक है, तो पर आपको एक ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पहला उदाहरण। जैसे जल हो गया, जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा जल होता है हमने क्या कहा था कि यदि हम परमाणिक द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए उससे हमारे आणविक द्रव्यमान बनते हैं। अब आप बताइए जो जल है वाटर वो किन किन परमाणुओं से मिलकर बना है। भाई दो तो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु और एक हमारा ऑक्सीजन का परमाणु। अब देखिए पीछे से देख के बताइए हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना था 1 ग्राम। 1 ग्राम था ना हाइड्रोजन, एक यू था हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान। और हमारे किसके ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान है 16 यू। ठीक है 16 यू। तो अब हम इन्हीं का ही इस्तेमाल करते हैं और इसमें लिखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 यू, तो इसमें कितने परमाणु है 2 तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया। प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने देखा 16 यू तो ये हो जाएगा। ठीक है एक ही है तो इसको इसलिए 16 लिख दिया। अब इसको दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 यू प्लस 16 यू कितना हो जाएगा 18 यू आ गया। तो इसका मतलब वाटर का मतलब जो हमारा जल है उसके एक अणु का द्रव्यमान जो होता है वो 18 यू होता है। तो किस प्रकार आया उसके परमाणु के द्रव्यमान को जोड़कर। ठीक है देखो 18 यू हो गया। ठीक है तो जितने भी परमाणु होंगे उसको उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ये होता है। उसके बाद दूसरे उदाहरण में समझते हैं।
जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, अब इसके आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसमें क्या होगा, इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा भाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान प्लस एक नाइट्रोजन एटम जो हमारे नाइट्रोजन परमाणु है उसका द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, नाइट्रोजन का कितना होता है हमारा 14U, ये हम पीछे जो मैंने आपको टेबल दिया उससे हम देख सकते हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का होता है 16U, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 × 16U, इस तरीके से, ठीक है। तो यदि हम इन सबको ऐड कर दें तो उससे हमारा कितना आ जाएगा, उससे हमारा ये आ जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 1U प्लस 14U प्लस हमारा कितना हो जाएगा 48U, ये हो जाएगा 8, 9, 11, 12, कितना हो जाएगा 13, तो ये 63U आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हम अपने किसी भी आणविक द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला भी क्या है, बस परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दो और जितने भी परमाणु है उससे मल्टीप्लाई भी कर दो। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु थे तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके एक परमाणु के द्रव्यमान को, ठीक है। तो मेरे पास टोटल जितना भी ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान वो आ जाएगा और इन सभी को जोड़ दिया जाए तो अणु का द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान, जैसे हमारा सूत्र इकाई लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास। मतलब जैसे हमारे जो सूत्र होते हैं, सूत्र हमने कैसे बताए थे कि हमारे फॉर्मूला कैसे बनता है, यदि हम आयनों को, आयन जो होता है जैसे धनात्मक ऋणात्मक आयन को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उनकी संयोजकता को तो उससे हमारा सूत्र बनता है और उसी सूत्र का जो द्रव्यमान निकलता है उसको बोलते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। और ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है ना, ये हमारे जिस प्रकार से हमने अपने अणु का द्रव्यमान निकाला है उसी प्रकार सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल जाएगा। मतलब उस सूत्र के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं यदि उसके द्रव्यमान को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उससे हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल जाता है। तो अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। जैसे हमने लिया है NaCl, तो अब आप देखिए Na के अंदर क्या होता है, इसके NaCl के अंदर हमारे कौन कौन से आयन होते हैं, एक तो सोडियम आयन हो गया और एक क्लोराइड आयन। पर हमें लेना क्या है, यदि हमें इसका सूत्र का द्रव्यमान निकालना है फिर भी हमें लेना होगा इसके परमाणुओं का द्रव्यमान। अब देखो सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 23U, ठीक है। NaCl का यदि हम द्रव्यमान निकालें तो क्या हो जाएगा, सोडियम का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान, जो सोडियम परमाणु है इसका द्रव्यमान और क्लोरीन परमाणु है इसका द्रव्यमान, तो कितना आ जाएगा 23U और इसका होता है हमारा 35.5U। ये जो मैं लिख रही हूँ ना ये सब उस टेबल में है जो मैंने आपको पीछे दी है, तो इससे आ जाता है हमारा 58.5U। तो यही हमारा क्या बोला जाता है, यही हमारा होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो देखिए निकालने का तरीका तो सबका एक ही है ना, चाहे हमारा परमाणु द्रव्यमान हो, चाहे हमारा आणविक द्रव्यमान हो, चाहे हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान हो। सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों ही परमाणु के द्रव्यमान को जोड़कर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम देख रहे थे MgCl2, ये भी क्या होता है, हमने ऐसे ही तो बनाया था ना, मैग्नीशियम और क्लोरीन ऐसे लिख के हमने इसको, इसका सूत्र ऐसे बनाया था तो MgCl2 बन गया था। यदि ये भी, इसका भी तो क्या निकलेगा, इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान ही तो निकलेगा, तो कैसे निकल जाएगा भाई, इसको हम ऐसे कर देंगे मैग्नीशियम का द्रव्यमान और 2 × एक क्लोरीन का द्रव्यमान, तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24U और अभी देखा हमने एक क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 35.5, इतना U लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 24U प्लस 71U, ये हो जाएगा हमारा 4157895U आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे जो आयन्स हैं उनको रखा गया है। जैसे ये जो बड़े वाला है ये क्लोराइड आयन है और ये छोटे वाला सोडियम आयन है, तो इनसे अभी कुछ लेना देना नहीं है कि कैसे रखे गए हैं, ठीक है।
अभी तो हमें क्या समझना है कि हम निकालते कैसे हैं द्रव्यमान को। देखिए, अब जैसे हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड का, तो जिस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड का हमें सूत्र का द्रव्यमान निकालना है, तो जिस प्रकार से अभी हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का निकाला, इस प्रकार से हम कैल्शियम क्लोराइड का भी निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम का द्रव्यमान प्लस 2 इंटू क्लोरीन का द्रव्यमान, तो कैल्शियम का होता है 40U प्लस 2 इंटू 35.5U, तो ये आ जाएगा हमारा 40U प्लस 71 इतना U, तो कितना आ जाएगा हमारा 111U, इतना हमारा क्या आ गया, इसका द्रव्यमान आ गया। ठीक है, देखो बस हमें क्या करना है, हमें बस परमाणु के द्रव्यमानों को जोड़ना है, तभी हमारा आणविक द्रव्यमान और सूत्रकाय द्रव्यमान दोनों आ सकते हैं, एक ही जैसे निकलते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है कि इन यौगिकों के आणविक द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। अब मैंने क्या बताया था, आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, बस उनके परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ना है। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, ये एक अणु है, तो अणु का द्रव्यमान कैसे निकल जाएगा भाई, इसका 2 इंटू एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान। तो अभी क्या बताया था, वो एक U होता है, तो 2 इंटू 1U, तो इसका 2U आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 16U, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16U होता है, तो इसको 2 इंटू 16U कितना हो जाएगा, 32U हो जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5U, तो 2 का कितना हो जाएगा 71U। ठीक है, अब हम CO2 का देखते हैं। देखो CO2 का कैसे निकालेंगे, एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान और 2 ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 12U और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 16U। देखा था ना, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16U, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 12U प्लस 32U, कितना हो जाएगा 44U आ जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार हम मीथेन का निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12U प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1U, तो कितना हो जाएगा 12U प्लस 4U, कितना हो जाएगा 16U, तो 16U हो जाएगा ये। ठीक है, ये U जो मैं लिख रही हूँ ये यूनिफाइड मास, जब हमने AMU को U से रिप्लेस कर दिया था, याद है ना, सेकेंड लेक्चर में बताया था मैंने आपको ये, तो इसलिए मैं इसकी ये इकाई लिख रही हूँ U, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिखना। ठीक है, अब आता है इसका, हम इसका निकालते हैं। तो C2H6 का कैसे निकलेगा भाई, दो तो कार्बन के परमाणुओं का जो हमारा द्रव्यमान हो जाएगा प्लस 6 हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12U प्लस 6 इंटू 1U, ये हो जाएगा हमारा 24U प्लस 6U, तो कितना हो जाएगा 30U आ जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आता है ये इथीन जो है हमारा C2H4, तो इसमें भी बस यही करना है, 2 इंटू कार्बन का द्रव्यमान प्लस 4 इंटू एक हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 24U प्लस 4U, कितना हो जाएगा 28U हो जाएगा। ठीक है, अब अमोनिया का निकालते हैं। देखिए अमोनिया का हो जाएगा हमारा एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्लस 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान, तो एक नाइट्रोजन का होता है हमारा 14U और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3U, तो ये कितना हो जाएगा 17U आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम ये मिथेनॉल का निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन का द्रव्यमान प्लस 3 हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्लस फिर से एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो कितना आ जाएगा भाई, इसका 12U प्लस 3 इंटू 1U प्लस 16U प्लस 1U, कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, कितना हो जाएगा हमारा ये भाई, ये हो जाएगा 10 20 26 27 28 28 29 30 31 32, 32U आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने किसी भी अणु का द्रव्यमान जो है वो परमाणुओं के द्रव्यमान से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस उन्हें हमें जोड़ना है और जितने परमाणु प्रेजेंट है
उतनी ही संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, गुणा कर दो, तो बस ये हमारे क्या आ जाएगा, आणविक, जितने भी अणु हैं उनके आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि इन यौगिकों के सूत्र मतलब हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके द्रव्यमान इकाई का परिकलन कीजिए। तो पहला है ये, तो इस जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा भाई, जिंक के परमाणु का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान। जिंक के परमाणु का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है, 65U, प्लस ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 16U, तो कितना हो जाएगा हमारा, 81U आ जाएगा। बस हमें सिंपल जोड़ना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस परमाणुओं के द्रव्यमान को ऐड कर दो, उससे हमारे अणु का द्रव्यमान निकल जाएगा या सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल जाएगा। अब जैसे ये करते हैं सोडियम ऑक्साइड, जैसे Na2, तो इसमें क्या हो गया, सोडियम के कितने परमाणु है, 2 परमाणु, तो 2 इंटू सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1 परमाणु, तो 1 इंटू ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान, तो 2 इंटू सोडियम का कितना दिया हुआ है द्रव्यमान, 23, कितना U आ जाएगा, प्लस इसका 16U, तो कितना हो जाएगा 46U प्लस 16U, ये हो जाएगा 6 6 12 4 5 और 6, ठीक है, 4 1 5 और 6, तो 62U आ जाएगा ये। फिर अब देखते हैं ये पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, अब इसमें देखो कितने पोटेशियम के कितने परमाणु है, 2, तो 2 इंटू पोटेशियम के परमाणु का द्रव्यमान प्लस कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान 1 इंटू कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये देखो पोटेशियम का कितना दिया हुआ है 39, तो 39 प्लस कार्बन का कितना दिया हुआ है 12U प्लस 3 इंटू 16U, तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 18 और हमारा 3 2 6 7 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा 16 3 48, तो इसको ऐड कर लो 8 9 10 18, ठीक है, 8 9 10 और 18, फिर 4 7 और 1 8 और 4 12 13 14, तो 148U आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से बस हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, जो हमारे परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान को जोड़ देना है, जिससे हमारे अणु का द्रव्यमान निकल जाएगा, अणु के द्रव्यमान निकल जाएंगे और ऐसे सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल जाएंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान और अणु के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, बस नाम अलग अलग दिया गया है, दोनों को निकालने का तो तरीका एक ही है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम परमाणु के तो द्रव्यमान को जोड़ रहे हैं और जितनी संख्या में परमाणु है उससे गुना कर देना है, बस बाकी तो सब हमें जोड़ना ही तो है इसके द्रव्यमान को निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आता है, अब हमने देख लिया है कि हमारे परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है, फिर अणु के द्रव्यमान कैसे निकलते हैं, हमने ये सब देख लिया है। अब हम इन द्रव्यमान को कि इसका यदि हमने द्रव्यमान निकाला है तो उसका क्या मतलब होता है और मोल जो होता है उसका क्या मतलब होता है, तो अब हम चलते हैं कि मोल संकल्पना क्या होती है। तो देखिए मोल क्या होता है, जैसे मोल जो होता है ना वो एक पैकेट की तरह होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारे चिप्स का पैकेट है, ये हमारा लेज है, लेज। अब इस चिप्स के पैकेट के अंदर जो है वो हमारे कितने चिप्स निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर हम 5 रुपए का चिप्स का पैकेट लेते हैं तो उसके अंदर 6-7 चिप्स निकलते हैं, आजकल तो हवाई भरी होती है, ठीक है, तो ये इसके अंदर हम कहते हैं इसके अंदर हमारे 6 चिप्स हैं मान लो, ठीक है। तो ये जो चिप्स का पैकेट है ना ये तो हमारा हो गया मोल, ये 1 मोल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर जो चिप्स हैं वो इसकी संख्या हो गई, उसके क्या हो गए, कण हो गए, ठीक है, उसके कण हो गए। अब वो कण जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, तो इसी प्रकार मोल को बोला गया है कि 1 मोल जो होता है वो हमारा 6.022 into 10⁻23 कण होते हैं। अब ये कण जो होते हैं ये हमारे कण कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये हमारे कण जो है वो अणु भी हो सकते हैं, ये कण जो है वो परमाणु भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कण जो है वो आयन भी हो सकते हैं,
और ये कण जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कण हमारे कुछ भी हो सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक मोल जो होता है ना, एक मोल, वो एक मोल की संख्या जो होती है एक मोल के अंदर इतना होता है। जैसे एक दर्जन होता है, एक दर्जन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि 12 चीज होती है, कोई भी 12 चीज होती है। जैसे अगर हम बोले एक दर्जन केले लेने हैं तो हम 12 बोलते हैं ना कि 12 केले चढ़ेंगे उसके अंदर। इसी प्रकार अगर एक मोल जब भी बोला जाए तो उसके अंदर 6.02 into 10⁻23 कण होते हैं। अब वो कण कुछ भी हो सकते हैं इन चारों में से। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि मोल जो होता है उसका सिंबल क्या होता है। देखो एक मोल, अब इसकी जो यूनिट होती है ना उसको हम मोल ऐसे लिखते हैं, केवल उसमें से ई हटा दो तो ये इसकी यूनिट हो जाती है मोल की। और इसका जो सिंबल होता है वो एन, एन से हम मोल को, इसका एन प्रतीक जो होता है, इसका चिन्ह जो होता है उसका एन होता है, एन से हम मोल को दर्शाते हैं। ऐसे जो हम अब इतनी बड़ी वैल्यू को हम बार बार तो नहीं लिखेंगे ना, और ये जो हमारी जो संख्या है ये कांस्टेंट भी है, मतलब ये फिक्स हो गई है, इसको बदल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको भी नाम दिया गया है Na, और इस Na को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं? गैद्रो नंबर, मतलब संख्या, अवोगाद्रो की संख्या होती है ये। ठीक है, और इसको हम Na से दर्शाते हैं। इतना समझ आया? और ये जो Na होता है इसकी जो इकाई होती है, Na की जो इकाई है वो हमारी मोल इनवर्स हो जाएगी। मोल इनवर्स, मोल का इनवर्स जो होता है वो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मोल जो होता है वो, मोल जिसका प्रतीक मोल है, मतलब उसका जो यूनिट है वो मोल है। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, मतलब मोल क्या दर्शाता है कि हमारा जो भी पदार्थ है उसका कितना मात्रा में है वो हमें मोल दर्शाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हमारा एक मोल लिखने का मतलब क्या होता है और हमारा एक यू लिखने का मतलब क्या होता है। ठीक है, और जो मोल होता है ना उसको भी नापने का हमारा अलग इकाई होती है। जैसे हम अपना जो अभी द्रव्यमान निकाल रहे थे उसकी जो इकाई थी वो यू लिखते थे, पर मोल को जो मात्रा होती है ना, मोल को नापने की जो मात्रा होती है उसकी जो इकाई होती है उसको ग्राम में नापते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे की डिफरेंस कि यू का मतलब क्या होता है, ग्राम का मतलब क्या होता है। अभी बस हमें इतना समझना है कि एक मोल में क्या होता है, एक मोल में 6.022, बस इतना याद रख दो, इतने वाले, ये आगे के तो छोड़ दो, इंटू 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। और यह तात्विक कण हमारे परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई अन्य कण या कणों का समूह होता है, मिलके बनता है। ठीक है, तो आपको तो बस इतनी बातें याद रखनी है कि एक मोल, उसके अंदर कितने कण होते हैं, वो कण कौन कौन से होते हैं। मोल, मोल का चिन्ह जो होता है MOL, ये होती है उसकी इकाई, और इसको हम चिन्ह जो होता है इसका N होता है, N से लिखते हैं। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, Na, Na क्या होता है, अवोगाद्रो की संख्या होती है, और इसकी जो इकाई होती है वो मोल इनवर्स होती है। बस अभी तो हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि मोल संकल्पना में ये, तो एक मोल में इतना हो गया कि एक मोल के अंदर अभी ये लिखा था 6.022 into 10⁻23 कण होते हैं, और ये कण कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एवोगाद्रो बोलते हैं, एवोगाद्रो Na, इनको इसको Na बोलते हैं हम, और इसका जो नाम होता है और इसकी इकाई क्या होती है, इकाई इसकी मोल इनवर्स होती है, मोल इनवर्स इसकी इकाई होती है। ठीक है, और एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, एवोगाद्रो की संख्या होती है ये चीज हमने पीछे वाली स्लाइड में भी देखी थी अपनी। अब उसके बाद मोल के लाभ क्या क्या होते हैं, देखिए जो हम अब देखते हैं कि हमारा, जैसे हम जब द्रव्यमान निकालते हैं, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, या अणु का द्रव्यमान जो निकालते हैं वो हम यू में निकालते हैं। वो जो यू होता है ना वो केवल उसका एक परमाणु या एक अणु बताते हैं, मत, ठीक है। और मोल जब लिखते हैं एक मोल, तो एक मोल जो होता है वो ग्राम में लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब यू को हमें ग्राम से रिप्लेस कर देना है, बस यू को हमें ग्राम से रिप्लेस कर देना है। जैसे हमने पहले एटॉमिक मास यूनिट को यू से रिप्लेस किया था, इसमें क्या होता है, यू को हमें ग्राम से रिप्लेस करना होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने जल है, जल का हमने जो आणविक द्रव्यमान है वो निकाला था, वो कैसे निकाला था, 2 into हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, वो कितना था 1U + 16U।
कितना आ गया था 18 यू, ठीक है। पर अगर मैं क्या हूँ, एक मोल वाटर, एक मोल पानी का हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 ग्राम लिखेंगे प्लस 16 ग्राम, ठीक है, ये लिखेंगे तो इससे आ जाएगा 18 ग्राम। तो मैंने क्या कहा, U को G से रिप्लेस कर देना है, यूनिफाइड मास को ग्राम से। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब होता है कि एक जल अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 18 U होता है। पर इसका मतलब क्या होता है, एक मोल में कितने अणु हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 18 ग्राम होता है, ठीक है। समझ आया कि U का मतलब क्या होता है और G का मतलब। U तो केवल किसको, U हमें एक अणु को या एक परमाणु को दर्शाता है, ठीक है, परमाणु को। लेकिन जो G है, G हमें जो ग्राम है वो हमें एक मोल अणु या परमाणु को दर्शाता है। और एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु ये दर्शाता है, ठीक है। तो मतलब उसका द्रव्यमान तो वही है कि यदि हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 यू लिख रहे थे तो एक मोल के लिए 16 ग्राम हो जाएगा, है तो उतना ही। पर अब वो एक मोल मतलब अब वो किसके कितने अणुओं के लिए हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब मोल का लाभ यही होता है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है, जैसे उसके एक मोल का द्रव्यमान जो है वो फिक्स होता है। जैसे अगर मैं एक मोल पानी लिख रही हूँ जल, तो उसका द्रव्यमान 18 ग्राम ही होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं 18 ग्राम पर मोल, मतलब कि हमारे एक मोल पानी का द्रव्यमान जो है वो 18 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, तो किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जो होता है वो उसके सापेक्ष जो होते हैं उसके परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है। बस अब मैंने क्या कहा कि जैसे हमारे जो परमाणु और अणु का जो द्रव्यमान होता है वो हम यू में लिखते हैं, पर अगर हम एक मोल की बात कर रहे हैं तो उसके जो परमाणु एवं अणु का द्रव्यमान होगा एक मोल के लिए वो बस ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना अंतर होता है। और U किसको दर्शाता है, U केवल एक अणु और एक परमाणु को दर्शाता है, और ग्राम जो होता है वो एक मोल अणु और एक मोल परमाणु को दर्शाता है। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है, मतलब यू में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान जिसको मोलर, ठीक है, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसकी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को यू से बस जी में परिवर्तित करना है, ठीक है। देखिए हमें बस इन बातों पे ध्यान देना है कि यू से जी में परिवर्तित करना है और उसको हम मोलर द्रव्यमान कह देते हैं बस, ठीक है। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, कि उनको ग्राम परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जो होता है एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी बोल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान तो एक ही होता है, पर हाइड्रोजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, उसका 1 ग्राम होगा, बस यू को जी से हमें परिवर्तित करना है। अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 1 ग्राम होगा, ठीक है। अब आता है कि मोल के लाभ क्या है। देखिए मोल का लाभ का मतलब होता है कि इसमें बताते हैं कि केवल एक अणु है, यदि हम एक अणु वाटर ले लें, पानी ले लें, तो उसको हम 18 यू लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है केवल एक अणु होता है। पर अगर हम उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमारा एक मोल मिलता है, और एक मोल मतलब उसको हम 18 ग्राम लिखते हैं। बस U को G से रिप्लेस कर देना है, और ये क्या दर्शाता है, 18 ग्राम दर्शाता है कि हमारे अब इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो गए, अणु किसके, पानी के, जल के, ठीक है, जल के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो गए। समझ आई बात, ठीक है। U एक अणु को और G इतने अणु को, इतनी बात है, इससे हमारा ये लाभ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये 6.1 मोल की जो
वैल्यू है, संख्या है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 क्यों है। देखो ये बहुत ही मतलब एक मजेदार वाला तथ्य है। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे नाम रखे जाते हैं, तो देख क्या होता है कि जैसे चाइना में क्या होता है कि नाम कैसे रखते हैं कि हम लोग बर्तन घेरते हैं और जो भी आवाज आती है ना वो नाम रख देते हैं। इसी प्रकार क्या हुआ है कि ये क्या हुआ था, मोल दिवस, मोल का जो मतलब क्या हुआ था कि कुछ छात्र थे और कुछ वैज्ञानिक थे रसायन के, वो लोग जो थे वो उत्साही थे, ठीक है, और वो मोल दिवस बना रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वो कि 23 अक्टूबर, ठीक है, 23 अक्टूबर सुबह 6:02 से शाम के 6:02 तक, ठीक है, उसके बीच रसायनिज्ञों, रसायन विज्ञान के छात्रों और रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही रखने वाले लोगों के बीच मनाया जाने वाला एक अनौपचारिक अवकाश है, जो कि तारीखों को लिखने की अमेरिकन शैली में दिनांक ये है। तो इसी तरीके से जो समय और तारीख को अवोगाद्रो संख्या में लिया गया है, बस एक मान ली गई है कि एक मोल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात से मतलब ठीक है, पता होनी चाहिए ये बात भी, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं कि इसकी एक मोल की संख्या ऐसी क्यों आई है, तो हम उसको इस प्रकार बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई। अब जैसे देखिए, अब हमने क्या बोला कि इसको निम्न प्रकार से करते हैं कि एक मोल के अंदर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब हमारे कण कोई भी हो सकते हैं, क्या परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और उसको ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान मतलब उसको ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर 16 यू ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है, पर अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है तो उसमें एक मोल परमाणु होंगे। एक मोल परमाणु का मतलब 6.022, यहाँ पे पॉइंट आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, ठीक है। तो ये बात हमने पीछे भी सीखी, तो बस यही बात हमें मेन ध्यान रखनी है कि यू का मतलब क्या होता है और ग्राम का मतलब क्या होता है। तो अगर हमें यदि क्या दिया हुआ हो, यू में मास दिया हुआ हो, ठीक है, और उसको बस ग्राम में तो लिखना है हमें डायरेक्ट, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और अगर हमें कुछ और यू में मास दिया हुआ तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बस हम उसको Na मतलब एवोगाद्रो की संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि 1 ग्राम जो होता है वो Na इंटू यू में जो मास होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल सकता है, ठीक है। अब हम उदाहरण जो करेंगे उसमें हम देखेंगे देखिए कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए, कि मोल बताना है। मोल को हमने क्या कहा था, मोल को हम n से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दिया गया द्रव्यमान है, अब हम ये मान के चल लेते हैं कि हम कुछ अपने चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है, उससे हमें बड़ा बड़ा लिखने की जो है वो जरूरत नहीं होगी, टाइम बचेगा। देखिए मोल की संख्या हम n से दिखाते हैं, दिया गया जो द्रव्यमान होता है वो m से दिखाएंगे, और जो मोलर द्रव्यमान होगा वो हम कैपिटल M से दिखाएंगे। मोलर द्रव्यमान मतलब जो हमारे परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर जो द्रव्यमान बनता है, यदि हम उसको ग्राम में लिखे तो उसको ये मोलर द्रव्यमान कहते हैं। दिए गए कणों की संख्या जो कैपिटल N हो गई, मतलब जो दिए गए कण हो गए, और अवोगाद्रो संख्या ये हो गई। तो अब देखते हैं कि 52 ग्राम हीलियम में इतने द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। अब देखो मोल का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लगाएंगे। अब आप ये देखो कि इतने ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, हमें ये निकालना है। तो ये तो क्या हो गया, दिया गया मास, दिया गया द्रव्यमान जो है वो m हो गया, तो m हो गया हमारा 52 ग्राम, ठीक है। और उसका मोलर मास क्या होता है, हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है, परमाणु हीलियम जो है उसका 4 ही होता है, पर अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 ग्राम पर मोल लिखेंगे कि एक मोल का द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए कि 4 ग्राम में तो हमारे क्या होता है 1 मोल होता है, तो 52 ग्राम में कितने मोल होंगे, हमें ये तो निकालना है, मोल की तो संख्या निकालनी है। तो 1/4 इंटू 52, हमें बस क्या निकालना है, अपने यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 4 1 4 4 3 12, तो 13 मोल आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 मोल आ जाएंगे इसके। समझ आया। देखिए हम इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, कैसे कि यदि हमें मोल का फॉर्मूला जो है वो हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं मोल निकालने का। तो यदि हमें द्रव्यमान गिवन हो, द्रव्यमान दिया हो क्वेश्चन में,
ठीक है, द्रव्यमान। तो उसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, जो हमें दिया गया द्रव्यमान दिया हुआ, ठीक है, द्रव्यमान m अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर जो हमारा द्रव्यमान होता है, मतलब कैपिटल M, ठीक है, द्रव्यमान। ये एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आयतन से रिलेटेड, ठीक है। और जैसे जिस प्रकार हमारे एक मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 कण होते हैं, उसी प्रकार एक मोल की जो आयतन होती है ना, एक मोल की आयतन वो हमारी 22.4 लीटर्स होती है, चाहे कोई भी कण हो, ठीक है, चाहे कोई भी कण हो, उसकी जो आयतन होती है वो 22.4 लीटर्स होती है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा दी गई आयतन जो है अपॉन मोलर आयतन। मोलर आयतन में क्या आ जाएगी, 22.4 लीटर्स, ये यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है यदि हमें कण दिए हुए हो, तो कणों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिए गए कण मतलब कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो की संख्या। तो इससे हमारे मोल्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि इतने परमाणुओं में कि कितने मोल्स होंगे हीलियम के। अब आप देखो, अब हमें क्या दिए हुए हैं, ये हमें मोल निकालने हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपना तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि कण दिए हुए हैं हमें और हमें मोल निकालना है। तो हमें दिए गए कण कितने हैं, दिए गए कण हैं हमारे 12.044 × 10⁻23 और हमारे एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। इसको यदि डिवाइड कर दे तो n आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 मोल आ जाएंगे हमारे पास। बस हमें इन तीन n निकालना होता है ना, तो बस यही तीन फॉर्मूले लगते हैं। या तो आपको अगर द्रव्यमान दिया हो क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कण दिए हो क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आयतन दिए हो क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, बस आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब फोर्थ उदाहरण क्या है कि निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। मतलब इसमें क्या है कि जो भी पूछा गया है हम वो बताएंगे कि 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस के अणु के मोल से द्रव्यमान बताइए, कि हमें इतने मोल है तो इनका द्रव्यमान बताना है। तो देखो हम क्या लगाएंगे, अपना पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे द्रव्यमान वाला, कि हमारे n जो होता है वो होता है दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, स्मॉल m अपॉन हमारा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। अब मोल कितने दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन में, 0.5, ये तो है 0.5, ठीक है। और हमारी नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस के लिए हमारा मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, 2 × 14 इतना ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है मोलर द्रव्यमान वो ग्राम में लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 28 ग्राम पर मोल, एक मोल का 28 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या निकालना है, इसके अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है, मतलब इसका दिया गया द्रव्यमान निकालना है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना आ जाएगा भाई, इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 0.5 × 28। देखो इसकी मोल की यूनिट क्या होती है, इकाई मोल होती है, और इसकी ग्राम पर मोल, मोल से मोल कट जाएगा तो ग्राम बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 14 ग्राम। 14 ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा। समझ आया कि इन्होंने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, वो इस फॉर्मूले से लगा के किया, ठीक है। बस आपको वो तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, बहुत काम आएंगे वो फॉर्मूले याद रख लेना बस। अब है कि 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के। अब फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि n क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। अब देखो मोल कितने दिए गए हैं, 0.5, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान हमें ये निकालना है, और मोलर द्रव्यमान किसका निकाल है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर रख देंगे 14, ठीक है। तो बस फॉर्मूला m निकाल लो, m हो जाएगा 0.5 मोल इंटू 14 ग्राम पर मोल। इकाई लिखा करो, इकाई जब लिखेंगे हमें तभी समझ आएगा, इससे कट जाएगा तो हमारा ग्राम बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7 ग्राम। तो 7 ग्राम जो होता है वो इसका मास हो जाएगा।
ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि इतने कण में परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान बताइए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका मोल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास मोल के 3 फॉर्मूले हैं। तो पहले हम कण वाला फॉर्मूला यूज करके मोल निकाल लेंगे और फिर मोल से द्रव्यमान वाला फॉर्मूला यूज करके उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें इतने कण दिए हुए हैं, तो मोल क्या हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे दिए गए कण। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, दिए गए कण हमारे। तो इसका दिए गए कण कितने हैं हमारे, कैपिटल एन, और इसके कैपिटल एन, और इसको किससे डिवाइड कर देना है, अवोगाद्रो की संख्या से। यही तो फॉर्मूला देखा था हमने। दिए गए कण है इसके 3.011 into 10 raised to the power 23 और एवोगाद्रो की संख्या है 6.022 into 10 raised to the power 23। तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये 2, तो ये आ जाएंगे 0.5 मोल। अब आप देखो, अब हमें इसका द्रव्यमान निकालना है। तो जैसे हमने 0.5 मोल का द्रव्यमान निकाला था, इसी तरीके से हम इसका फिर से 0.5 मोल से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसके मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 into 7 कितना, 0.5 into 14 होता है ना 14 ग्राम पर मोल, तो वो 7 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, हमें अणु दिए हुए हैं, मतलब हमें कण दिए हुए हैं, तो हम पहले मोल निकाल लो। मोल क्या है, दिए गए कण अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो ये इससे मोल आ जाएंगे, मोल कितना आएंगे, 1 मोल। अब इसके 1 मोल में अणुओं की द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए क्या कर देंगे हम, इसका द्रव्यमान हो जाएगा n इंटू इसका मोलर मास। ठीक है, मोलर द्रव्यमान, तो n क्या है 1 और मोलर द्रव्यमान क्या है नाइट्रोजन का 28 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएंगे हमारे 28 ग्राम, तो इसका 28 ग्राम आ जाएगा। समझ आया? तो बस आपको देखो 3 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम। देखिए इसका 7 ग्राम हो गया और इसका 28 ग्राम हो गया। उन 3 फॉर्मूलों के अलावा हमें कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें भी हम वो 3 फॉर्मूले ही यूज करके अपने सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। जैसे इसमें हमसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में द्रव्यमान से संख्या निकालिए। तो सबसे पहले हम इसमें मोल, हमेशा क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले मोल निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो मोल जो है वो बीच में है और उस मोल से हम 3 फॉर्मूले लगाकर अपने कुछ भी जो हमसे पूछा गया है हम वो निकाल सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल क्या हो जाएंगे, दिया गया द्रव्यमान अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 46 ग्राम और इसका सोडियम है, सोडियम का परमाणु है मतलब Na, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर 23 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, 23 2 जा, तो 2 मोल आ गए मेरे पास। अब इसकी क्या पूछी है हमसे, इनकी कणों की संख्या पूछी है। तो अब मैं अपना तीसरा फॉर्मूला लगाऊंगी कण वाला। तो n इक्वल्स टू कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अब इससे मेरे n की वैल्यू आ जाएगी, कणों की संख्या n इंटू अवोगाद्रो नंबर। तो कितने आ जाएंगे, n है 2 मोल और एवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10 raised to the power 23। मोल इनवर्स होती है इसकी यूनिट बताई थी, मोल इनवर्स से मोल कैंसिल, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इतने हमारे क्या आ जाएंगे, परमाणु, सॉरी एटम्स आ जाएंगे, परमाणु आ जाएंगे। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 044 into 10 raised to the power 23 परमाणु हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, तो हमें इससे संख्या निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम वही निकालेंगे, अपना मोल निकाल लो। दिया गया मास अपॉन इसका मोलर मास की संख्या, दिया गया कितना है 8 ग्राम। ठीक है, अब ऑक्सीजन अणु है, अणु है मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 है। अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू एक परमाणु का मोलर मास 16, तो 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा 8 4 32, तो ये आ जाएगा 0.25। इतने मोल आ गए मेरे पास। ठीक है, अब उसके बाद संख्या निकाल लो बस, n इज इक्वल्स टू दिए गई संख्या अपॉन मोल।
एवोगैड्रो नंबर। तो दी गई संख्या कितनी आ जाएगी, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, n है कितने 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद अब ये कि 0.1 मोल कार्बन परमाणु में मोल से संख्या निकालिए। अब तो हम डायरेक्ट अपना तीसरा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला लगा देंगे। हमें n इज इक्वल्स टू n इंटू n बाई Na होता है। हमें मोल दिए गए हैं 0.1 मोल और Na हमें पता ही होता है, तो n मोल की हमें संख्या निकल जाएगी परमाणुओं की, कितनी 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बस ये करना है, तो ये आ जाएंगे कितने 6.022 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। इतने परमाणु हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए मैं केवल वो 3 फॉर्मूले यूज कर रही हूँ, उन 3 फॉर्मूले से ही मैं अपने हर क्वेश्चन कर रही हूँ, जबकि अभी तक तो आयतन का क्वेश्चन आया भी नहीं है। तो अभी उन 2 ही फॉर्मूले को याद रख लो आप। ठीक है, अब उसके बाद तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, उसके बाद हमारा ये भी प्रश्न हो गया है। देखिए ये चीज आई थी, ये 1/4 हो जाएगा और इससे 0.25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारा ये वाला प्रश्न हो गया है, ये आंसर आया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अब ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है हमारा कि यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए इसमें 1 परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, तब आप ये देखिए कि 12 ग्राम जो होता है वो कितने परमाणु होते हैं उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु जो होते हैं, मतलब हमारे 1 मोल, उसका तो हमारा द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम मतलब 1 मोल का ही ना, उसके अंदर इतने परमाणु होते हैं। तो एक परमाणु का कितना होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो हमारा 12/6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा ना, इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे और इतने ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ये तो हमने यूनिटरी मेथड से करा। यदि हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं भाई, 12 ग्राम में मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला लगा के तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, हम इसमें डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 कि किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम लोहे में। अधिक परमाणु मतलब हमें परमाणु की संख्या निकालनी है, तो हम अपने 2 फॉर्मूले लगाएंगे। पहले सोडियम के लिए, तो देखिए सोडियम में सबसे पहले मोल निकाल दो, तो दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और मोलर द्रव्यमान कितना होता है इसका 23U। 23U को हम किस में लेते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं जब हम मोल की बात कर रहे होते हैं, तो 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, इसकी संख्या आ जाएगी। ये संख्या कितनी आएगी हमारी, ये संख्या आ जाएगी, देख तो इसकी संख्या आ जाएगी हमारे पास, देखो इसको डिवाइड करेंगे 23 से तो ये आ जाएगा 23 और 4 टाइम्स कट होएगा तो 4 अराउंड कितना आ जाएगा 4.35 मोल्स के करीब आ जाएंगे। अब हम इसमें क्या निकालें, परमाणु की संख्या। तो अब हम अपना दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल्स टू दिए गए कण अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसके दिए गए कण कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को इसके एवोगैड्रो की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.35 Na लिख सकती हूँ मैं। इसमें तो इतने परमाणु हो गए, ये तो हो गए सोडियम के। अब अगर मैं आयरन की बात करूं तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे भाई, दिया गया द्रव्यमान अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान, दिया कितना है 100 ग्राम, सेम मोलर द्रव्यमान कितना होता है 56 ग्राम पर मोल। U को किससे रिप्लेस करना है, परिवर्तित करना है G में, ध्यान रखनी है ये बात। तो इससे आ जाएंगे हमारे करीबन 1.78 मोल आ जाएंगे। अब इसमें भी हम संख्या निकाल लो परमाणुओं की, तो n इंटू Na कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 1.78 Na। तो देखो Na तो दोनों में ही सेम है ना,
पर इसके मोल ज्यादा है, तो इसके मतलब परमाणु क्या होंगे, इसके परमाणु ज्यादा होंगे। तो परमाणुओं की संख्या जो है वो सोडियम की ज्यादा होगी आयरन से। ठीक है, परमाणुओं की संख्या इस प्रकार हम करेंगे इसको सॉल्व। तो आज का लेक्चर और आज का ये चैप्टर भी हमारा जो तीसरा अध्याय है परमाणु और अणु वो यहीं पर समाप्त होता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे परमाणु की डिस्कवरी कैसे हुई थी, उनको ज्ञात कैसे किया गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे परमाणु की डेफिनेशन बताई थी कि वो सबसे छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं और एक ऐसा समय आएगा जब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसी को हम परमाणु बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था रासायनिक हमारे कुछ रासायनिक नियम देखे थे। ठीक है, उन नियमों में पहला नियम था द्रव्यमान संरचना का नियम और फिर दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद हमने क्या देखी थी, वो दोनों नियमों के ऊपर हमने कुछ प्रश्न किए थे। उसके बाद हम आए थे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उसके कुछ गुण देखे थे हमने। गुणों के बाद हमने उसका इकाई मास देखा था कि परमाणु इकाई द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार हम निकालते हैं। आयुपैक क्या होता है, उसने हमारे जो तत्व हैं उनके चिन्ह जो हैं वो किस प्रकार जो है वो नियम दिए थे उनके चिन्हों के, वो देख लिया। उसके बाद हमने अपने कौन से तीसरे लेक्चर में हमने क्या देखा था, तीसरे लेक्चर में हमने ये देखा था कि अणु क्या होते हैं। ठीक है, अणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं और हमारे जो आयन होते हैं उनसे उनका रासायनिक सूत्र किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, संयोजकता क्या होती है उनकी। उसके बाद आज के हमने अपने लेक्चर में देखा कि हमारे आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है। फिर हमने देखा कि आणविक द्रव्यमान निकाल लिया, सूत्र द्रव्यमान निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद हमने देखा मोल क्या होता है, मोल की संकल्पना कैसे की जाती है, एक मोल किसके बराबर होता है, यू का मतलब क्या होता है और मोल को ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम का मतलब क्या होता है, और यदि मोल के क्या क्या लाभ होते हैं और मोल से हम किसी भी जो हमारे पदार्थ होते हैं उसके अंदर कितने परमाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, हमने वो देखे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वो मोल के 3 फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले कभी मत भूलना बच्चों। ठीक है, ये दिया गया मास और उसका मोलर मास, दी गई संख्या कणों की अपॉन एवोगैड्रो नंबर और दी गई वॉल्यूम। ठीक है, दी गई वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4। ये 3 फॉर्मूले मत भूलना मोल के। इसी से देखो मैंने आपको सारे प्रश्न करवाए हैं, तो मोल वाले प्रश्न जो है वो इन्हीं 3 फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बाय बाय।